मैं नामवर सिंह जी के टॉपिक काव्य भीम और सपाट बयानी पर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है। मैं इसे बोल रही हूँ जिससे कि आप लोग लिख लें। यदि प्रगतिशील आलोचना को जातीय और हिंदी पाठकों के दृष्टि में विश्वसनीय बनाने का कार्य डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने किया है, तो उसे सक्रिय आंदोलन के रूप में जीवित रखने तथा हिंदी भाषी बुद्धिजीवियों युवकों के प्रति तत्संबंधी रुचि को जागृत करने का कार्य डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया है। तभी तो इनकी गणना हिंदी आलोचना जगत के श्रेष्ठ आलोचकों के अंतर्गत की जाती है। जहाँ तक प्रश्न है नामवर सिंह के काव्य में भीम और सपाट बयानी की काव्य में क्या आवश्यकता है, तो यह एक बहुत ही अवधारणात्मक और विवादास्पद विषय है। तभी तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने काव्य भीम और सपाट बयानी की अवधारणा को स्पष्ट किया है और हमें यह बताया है कि काव्य में भीम और सपाट बयानी की क्यों आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज। काव्य भीम और सपाट बयानी पर नामवर सिंह जी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण डैश। काव्य में भीम और सपाट बयानी की अवधारणा को प्रतिष्ठित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम अवधारणा है कि कविता मूर्त होती है। कविता के इसी मूर्तिमत्ता के आधार पर कविता का मूल्यांकन प्रारंभ से ही होता चला आ रहा है। यह परंपरा स्वयं उतनी ही पुरानी है जितना कि कविता नई है। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के रस प्रकरण में अभिज्ञान शकुंतल में लिखा है इनवर्ड कॉमा कि साक्षात हृदय में प्रविष्ट होता हुआ सा कॉमा आंखों के सामने घूमता हुआ सा कॉमा भयानक रस होता है इनवर्ड का क्लोज। तभी तो अभिनव गुप्त जी ने अपनी काव्य भाषा की इस विशेषता को अपनी भाषा में विभावन व्यापार का नाम दिया है, क्योंकि इस व्यापार के द्वारा एक और कवि पद से भाव विभाव का मूर्त रूप धारण करता है, तो वहीं दूसरी ओर सहृदय पक्ष में वही मूर्त विभाव पुनः भाव में रूपांतरित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक युग में संस्कृत काव्य शास्त्र के इस विस्तृत परंपरा का पुनरुद्धार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता में पुनर्विभावन व्यापार की प्रतिष्ठा की। संदर्भ वेद से इसी कविता के लिए उन्होंने मूर्तिमत्ता और बिंब ग्रहण शब्दों का भी प्रयोग किया। तभी तो शुक्ल जी कविता में भावगार को काव्य श्रेष्ठता के विरुद्ध मानते हैं। स्पष्ट कविता का यह भद्दापन काव्य दोष ही नहीं अपितु नैतिक दोष भी है। अपने विचार क्रम में इस वस्तु योजना को भी स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने बताया है कि अधिक अप्रस्तुत विधान का सहारा लेना कविता के लिए हानिकारक है। इस कथन का अर्थ पंत जी की छाया, बादल, नक्षत्र आदि कविताओं में पूर्ण स्पष्ट हो जाता है। तभी तो पंत जी ने पल्लव की भूमिका में लिखा है इनवर्टर कॉमा कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है इनवर्ड का क्लोज। निराला ने भी इसी चित्र भाषा की विराटता से मंडित करते हुए काव्य में रूप और अन्य शीर्षक निबंध में लिखा है इनवर्ड का स्टार्ट। हिंदी के नवीन पक्ष साहित्य में विराट चित्रों के खींचने की तरफ कवियों का उतना ध्यान नहीं है जितना कि छोटे छोटे सुंदर चित्रों की ओर है इनवर्ड का क्लोज। इस प्रकार से छायावादी युग में कवियों ने चित्र भाषा के द्वारा कविता में लघु विराट चित्रों का मूल्यांकन किया। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य शुक्ल के समय तक हिंदी में काव्य के मूल्यांकन के लिए मूर्तिमत्ता की कसौटी पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पैराग्राफ चेंज। फिर नई कविता के दौर में काव्य भीम को बलपूर्वक पुनः प्रतिष्ठित करने का क्या अर्थ है क्वेश्चन मार्क। नीचे ही इसका एक कारण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निहित है, क्योंकि छायावादी समय में कविता अंत में चित्रमोह से मुक्त होकर कविता विचारों के बौद्धिक आलेखों में बदल गई थी। पंत जी द्वारा रचित युगवाणी इस संक्रमण का ऐतिहासिक दस्तावेज है, क्योंकि युगवाणी में पंत जी की कविता में लोकमंगल की भावना से आचार्य शुक्ल जी इतने जुड़ गए कि औरों को खटकने वाली बौद्धिकता को भी वे साफ अनदेखा कर गए। अपने पसंद के लिए उन्हें युगवाणी में इनवर्ड कमा निर्जन टीले पर खड़े
चिलबिल के 2 पेड़ इन्वर्ट क्लोज भी मिल गए। प्रकृति प्रेम ने आचार्य शुक्ल के दृष्टि को इस हद तक धूमाकुलित किया कि उस रो में वे इतिहास के लगभग 3 सदियों तक युगवाणी के पदों को गद्यार्थ के सहारे बखानते चले गए। पैराग्राफ चिन्ह। इस तरह आगे चलकर नई कविता को जब लघु मानव और क्षण के दर्शन के कारण कविता में नए मानव और नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का गंभीर दायित्व निभाने की ज़रूरत महसूस हुई तो एक बार फिर व्यक्तित्ववादी कविताओं की बाढ़ आ गई। यही वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसमें तीसरे शतक के अंतर्गत केदारनाथ सिंह को घोषणा के स्वर में कहना पड़ा, कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूँ, तो बिंब विधान पर खड़ा पाई, क्योंकि बिंब विधान का संबंध जितना काव्य की विषय वस्तु से होता है उतना ही उसके रूप से भी। खड़ा पाई, विषय को वह मूर्त और ग्रह बनाता है, रूप को संक्षिप्त और दीप्त, कुछ इन्वर्ट क्लोज। काव्य में बिंब विधान की इस घोषणा और संक्षिप्त परिभाषा के साथ ही उन्होंने काव्य बिंब को मूल्यांकन के प्रतिमान के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। एक अंग्रेज आलोचक का तो यहाँ तक कहना है इन्वर्ट कि आधुनिक कवि नए नए बिंबों की योजना के द्वारा ही अपनी नागरिकता का शुल्क अदा करता है, इन्वर्ट क्लोज। काव्य के मूल्यांकन के प्रतिमान के रूप में बिंब को प्रतिष्ठित करने का यह प्रयास हिंदी में संभव पहला है। निसंदेह यह कोई नितांत नई खोज नहीं बल्कि एक स्थापित तथ्य को स्वीकृत मात्र है। पैराग्राफ चिन्ह। 1959 ईस्वी के ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता के विकास चरम बिंदु पर था। इस बिंदु से एक रास्ता नई कविता के रूढ़ियों की ओर जाता था जिसके अंतर्गत बिंब आदि विज्ञापित नुस्खों की अंधानुकरण को प्रवृत्ति थी, और वहीं दूसरा रास्ता सच्चे सृजन का था जिसमें काव्य में बिंबवादी प्रवृत्ति के बंधन को तोड़ना आवश्यक प्रतीत हुआ। इसलिए यह कहना कोई गलत बात नहीं है कि बिंब धर्मी विसंगतियाँ कविता के मूल तत्व की असंगतियाँ हैं जो अंत कवि कर्म की कमजोरी को उजागर करती है। बिंबों के आधार पर निर्मित कविता तथा कविता के बिना में यथास्थापन बिंब योजना का दुष्परिणाम यह हुआ कि आलोचकों का ध्यान समूचे कविता पर न जाकर कुछ चमकते हुए बिंबों पर केंद्रित हो गया। इसलिए संवत 1960 ईस्वी के आसपास नई कविता के बिंब धार्मिकता के निरर्थकता का एहसास हो गया। समस्या परिस्थितियों से सीधे साक्षात्कार की थी, प्रश्न उसके हर नाम से नहीं सही पुकारने की थी, क्योंकि जैसा कि केदारनाथ सिंह जी ने कहा है इन्वर्ट चीज़ें ऐसी एक दौर से गुजर रही हैं कि सामने रखी मेज को सीधे मेज कहना उसे वहाँ से उठाकर अज्ञात अपराधियों के बीच रखना है, इन्वर्ट क्लोज। कविता के बिंब विधान ने काव्य में उस प्रवृत्ति को जन्म दिया जिसे अशोक वाजपेयी जी ने श्रीकांत वर्मा के 2 नए काव्य संग्रह माया दर्पण और दिनारंभ की समीक्षा करते हुए उसे कविता के सपाट बयानी कहा। यही परिवर्तन आज इतना स्पष्ट हो गया है कि अशोक वाजपेयी उसे परिलक्षित करते हुए कहते हैं, नई कविता बिंब केंद्रित रही है और अक्सर कवियों में बिंब का एक ऐसा घटा टोप तैयार हुआ है कि 7वें दशक तक आते आते कवियों को यह महसूस हुआ कि कविता को बिंब से मुक्त करा के ही उसे जीवंत और प्रासंगिक रखा जा सकता है, इन्वर्ट क्लोज। इसलिए उनके सामने बिंब विधान की कविता कुछ शक की चीज बन गई और सपाट बयानी की तरफ कई कवि झुके और उसे विश्वसनीय माना जाने लगा। इसी क्रम में रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा और केदारनाथ सिंह जैसे 3 कवियों विशेष रूप
काव्य में सपाट बयानी की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए वे आगे ये जोड़ते हैं, इनवर्ट कम स्टार्ट, उनमें से हर एक ने काव्य के लिए सपाट बयानी के मूल्य को पहचाना, क्लोज पहचान। वस्तुत कविता में सपाट बयानी की यह आग्रह है, यह आग्रह गद्य सुलभ जीवंत वाक्य विन्यास को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास है, जिसके मार्ग में बिंबवादी रुझान निश्चित रूप से बाधक रहा है, क्योंकि प्रतीकवाद और बिंबवाद की यही मान्यता थी कि कवि को जो कुछ भी सीधे सीधे कहना है उसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह बौद्धिकरण होगी। इसलिए तो कवियों ने संकेत से कहने के लिए एक ऐसी विधि अपनाई जिसे उस समय कुछ लोगों ने प्रतीक तो कुछ लोगों ने बिंब कहा। इस काव्य सिद्धांत का सार यही है कि कविता तर्कहीन असंभव बिंबों का समुच्चय मात्र है। इसलिए काव्य में अनेक विद्वानों ने कविता में बिंब के स्थान पर सपाट बयानी पर जोर दिया। पहचान। निष्कर्ष यह है कि कविता बिंब का पर्याय नहीं है। सामान्यतः जिसे बिंब कहा जाता है उसके बिना भी कविताएं लिखी गई हैं और वे बिंब धर्मी कविताओं से किसी भी तरह कम या अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि कविता में बिंब वास्तविकता के साक्षात्कार का सूचक नहीं होता। प्राय वह वास्तविक से बचने का एक ढंग रहा है। बिंबों के कारण ही कविता बोलचाल की भाषा से अक्सर दूर हटी है, बोलचाल की सहज लय खंडित हुई है, वाक विन्यास की शक्ति को भी धक्का लगा है, भाषा टूट रही है। बोलचाल की सहज लय खंडित हुई है, बोलचाल की भाषा से अक्सर दूर हटी है, वाक्य विन्यास की शक्ति को भी धक्का लगा है, भाषा के अंतर्गत क्रियाएं भी उपेक्षित हुई हैं, विशेषणों का आवश्यक भार भी बढ़ा है और काव्य तत्व की ताकत कम हुई है। इन सभी कविता की कमजोरियों को दूर करने के लिए ही कविता में तथाकथित सपाट बयानी को अपनाई जा रही है, जिसे फिलहाल विकसित होने की काफ़ी संभावनाएं भी दिखाई पड़ती हैं। इसलिए कविता में सपाट बयानी की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। कंप्लीट हो गया है।